हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉमर्स शो। आज हम लोग बात करने वाले हैं 50 एमसीक्यूज़ के बारे में, ठीक है। जो कि किससे रिलेटेड होंगे, वो होंगे आपके अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। बेसिक से लेकर के जितने भी आपके डिफ़िकल्ट या फिर मॉडरेट लेवल के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस सब्जेक्ट के लिए हम लोग टोटल 4 वीडियोस रेडी करेंगे और हर वीडियो में आपको हम 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, 50 एमसीक्यूज़। तो टोटल आपके पास सारी वीडियोस के एमसीक्यू मिला करके 200 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे और ये 200 एमसीक्यूज़ आपके लिए एनफ होगा इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए या फिर इस सब्जेक्ट के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये एमसीक्यू का सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया? कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है स्टैटिस्टिक्स के लिए, ठीक है, जो कि इंडिया में हम लोग नॉर्मली प्रिपेयर करते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा MOSPI, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखिए कई बार ऐसा होता है कि मोस्पी का आपको डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। MOSPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। देखिए ये जो सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्रैम करने वाली रहेंगी, मतलब आपको फैक्ट के बेसिस पे चीज़ों को रटना पड़ेगा, ठीक है, याद करने वाली। तो इस पे ध्यान दीजिएगा और साथ साथ आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा नोट्स बनाने हैं तो वो भी आप अपने प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो CSO है यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये CSO का 2 काम है, ठीक है। पहला क्या है, ये कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स के जो डेटा होते हैं उसको कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है और ये क्या करता है, ये कंपाइल करता है नेशनल अकाउंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सही आंसर हो जाएगा D, जिसमें आपका B और C दोनों इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो CSO क्या किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहला है तो कलेक्शन, फर्स्ट है आपका कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड है आपका कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम ऑपरेट्स एट हाउ मेनी लेवल्स? तो ये जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम है ये आपके 2 लेवल पर ऑपरेट करता है। पहला है आपका सेंट्रल, ठीक है, और दूसरा है आपका स्टेट, ठीक। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों पे ऑपरेट करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, द इकोनॉमिक सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इंडिया में इकोनॉमिक सेंसस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CSO। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यही क्या कंडक्ट कराती है, आपका इकोनॉमिक सेंसस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया? तो ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका, इन ऑर्डर टू कंडक्ट द सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका जो मेन प्राइमरी फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, इंडिया में सेंसस करवाना, कंडक्ट करवाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि IIP? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिश करती है IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसका अब नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम रखा गया है NSO, यानी कि बस आपका सेंट्रल की जगह ये हो जाएगा नेशनल, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। CSO की जगह बस NSO हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा A, यानी कि CSO। क्वेश्चन नंबर 7, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिशेज स्टैटिस्टिकल डेटा रिलेटेड टू? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि बैंकों का बैंक, RBI जो स्टैटिस्टिकल डेटा पब्लिश करता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो उनकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, RBI जो भी डेटा पब्लिश करता है वो किससे रिलेटेड होता है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि 7th का B। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबर ब्यूरो? लेबर ब्यूरो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लेबर ब्यूरो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
वो पहले क्या करता है, कलेक्ट करता है और फिर एनालाइज करता है एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, कि कितना एम्प्लॉयमेंट है या फिर कितना एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, उससे रिलेटेड जो डेटा होता है ये सब कौन, मतलब इन सब चीज़ों को कलेक्ट और एनालाइज कौन करता है, लेबर ब्यूरो, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इज पब्लिश्ड बाय। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, आप वैसे गेस कर सकते हो इसका सही आंसर क्या होगा, लेबर ब्यूरो, ठीक है, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10, द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस वॉज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग विच टू ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपका NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये किन दो बॉडी को या फिर किन दो ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके बना है? ये बना है आपके CSO और NSSO को मर्ज करके, ठीक है। CSO का तो फुल फॉर्म आपको पता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। NSSO का होता है आपका नेशनल, ठीक है, सैंपल सर्वे। कहीं पर आपको ऑफिस देखने को मिल जाएगा और कहीं पर आपको ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मर्ज करके आपकी एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम क्या रखा गया है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11, द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। वही NSSO के बारे में बात हो रही है, ये पूछा जा रहा है कि किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1950, ठीक है, 1950 विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, NSSO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग। NSSO किस चीज को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो है सही आंसर आपका लार्ज स्केल सैंपल सर्वेस, ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। NSSO ये क्या कराता है, ये कंडक्ट कराता है लार्ज स्केल पर जो भी सैंपल सर्वेज होते हैं उनको, ठीक है, 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, द पीरियड लेबर फोर्स सर्वे इज कंडक्टेड बाय। द पीरियड लेबर फोर्स सर्वे, इसको कौन कंडक्ट कराता है? इसको कंडक्ट कराता है NSSO, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कंडक्ट कराता है, NSSO। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द PLFS यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज अ क्रूशियल इनिशिएटिव फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन अ रीजन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। ये जो PLFS है ये क्या करता है, ये डेटा कलेक्ट करता है किससे रिलेटेड, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और जितना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है किसी भी रीजन या फिर कंट्री में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल इंसाइट्स इनटू द डायनामिक्स ऑफ द लेबर मार्केट, ठीक है, ये मतलब आपको डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मार्केट का, लेबर मार्केट का, जिसमें आपका एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स दोनों ही इंक्लूड होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा हमारे लिए बन के आ जाता है, किस चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग को पॉलिसी बनानी होगी उसके बेसिस पे, इकोनॉमिक एनालिसिस भी हम लोग कर सकते हैं और हम लोग जो अभी सोशल ट्रेंड चल रहा है उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम लोग PLFS सही से करेंगे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, NSSO कंडक्ट सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज इन। NSSO सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज कहाँ करता है? तो ये कहाँ करता है, रूरल और अर्बन एरिया दोनों जगह करता है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। NSSO कंडक्ट्स सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज इन both rural as well as urban areas. Question number 15, which sample method is commonly used in NSSO surveys? ठीक है, NSSO सर्वे में आपका कौन सा वाला सैम्पलिंग मेथड हम लोग यूज़ करते हैं? तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग refers to random sampling techniques that clubs items of the whole population into different groups called strata बेस्ड ऑन देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लीजिए ये आपका एक डेटा वो दिया हुआ है, मतलब ये आपके पॉपुलेशन है। अब इसमें से आप क्या करोगे, स्ट्रेटा मतलब एक टाइप के जो लोग हैं उनको अलग कर लोगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप उनका ग्रुप बना दोगे। अब इस ग्रुप में से आप क्या करोगे, रैंडमली कुछ सेलेक्ट कर लोगे,
देख रहे हो, कुछ डेटा सेलेक्ट कर दिया, तो ये जो आपका डेटा आया ये आपका सैम्पल डेटा बन जाएगा। ठीक है, दोबारा पढ़ लीजिए इसको, मतलब लास्ट वाली लाइन दोबारा पढ़ लेते हैं। देन सैंपल्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, ये 3 स्ट्रेटम आपके रेडी हुए ना, स्ट्रेटम 1, स्ट्रेटम 2, स्ट्रेटम 3। ठीक है, तो ये जो 3 स्ट्रेटम आपके रेडी हुए, इसमें से फिर आपको एक फाइनल सैंपल डेटा रेडी करना होगा और इसी को आप फिर सेलेक्ट करके फर्दर प्रोसेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, NSSO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑन, मतलब NSSO कौन से डेटा को कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से भी रिलेटेड डेटा मतलब कलेक्ट करता है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड होता है और एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये भी इंक्लूड होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, 16 का डी। ध्यान रखिएगा NSSO में ये तीनों टाइप के डेटा आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल इनकम इज मेजर्ड ओवर व्हाट टाइम पीरियड? ये सभी को आइडिया होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एनुअली। ठीक है, साल में एक बार। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोडक्शन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, प्रोडक्शन मेथड को हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, 18 का बी। विच मेथड कैलकुलेट्स नेशनल इनकम बेस्ड ऑन द सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स? सारे के सारे फैक्टर इनकम्स को ऐड करने के बारे में बात की जा रही है, तो उस मेथड को क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इनकम मेथड। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मतलब फैक्टर इनकम इंक्लूड जाएंगे, वो रहे ये वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द फॉर्मूला फॉर एक्सपेंडिचर मेथड। नहीं मतलब ये एक्सपेंडिचर मेथड का तो यही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए सही आंसर हो गया, लेकिन हम आपको ये बता दिए कि लास्ट वाले में जो इनकम के बारे में बात की जा रही थी उसमें वेजेस आ जाएंगे, रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा और प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा 20 उसमें पूछा जा रहा है कि आपका एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, GDP इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब ये क्या सीन है ये देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर अप्रोच का मतलब जब आप एक्सपेंडिचर अप्रोच की हेल्प से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका GDP इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब इसको क्या बोलते हैं? C यहाँ पर आपका प्राइवेट कंजम्पशन को बताता है, I बताता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, G बताता है आपका गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है वो, X बताता है कि कितना आपका एक्सपोर्ट हुआ है और M बता रहा है कि आपका कितना इम्पोर्ट हुआ है। और जब आप X माइनस M करेंगे तो ये आपका नेट एक्सपोर्ट के बारे में बताएगा कि आपने टोटल नेट कितना एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड GDP, मतलब GNP और GDP में क्या डिफरेंस है? ठीक है, यहाँ पर हम लोग को 2 डिफरेंस दिख रहा है, सॉरी एक ही डिफरेंस दिख रहा है, वो है N और D का। N का मतलब यहाँ होता है नेट, सॉरी N का मतलब यहाँ पर है नेशनल और D का मतलब यहाँ पर क्या है? डोमेस्टिक। ठीक है, तो N वाले में क्या होता है, नेशनल वाले में क्या होता है, यहाँ पर NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये एडेड होता है और इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है उसको एक बार पढ़ लीजिए, GNP, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, GNP इंक्लूड्स NFIA। ठीक है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ए। 22, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एज, देखिए NNP आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और यहाँ पर दिया हुआ है GDP GNP, ये 2 चीज़ दिए हुए। ठीक है, सबसे आपके पास कौन सा है? GNP। अब इस G को आपको N बनाना है, यानी कि ग्रॉस को आपको क्या बनाना है? नेट। तो जब हमको ग्रॉस को नेट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? उसमें से डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोगों को ग्रॉस को नेट बनाना है तो हम लोग क्या कर देंगे? माइनस डेप्रिशिएशन। तो GNP में से जब हम लोग डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो NNP बन जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23, पर्सनल इनकम रेफर्स टू, पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम रेफर्स टू द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स। जितना भी इनकम रिसीव किया जाता है इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड के द्वारा वो आपका पर्सनल इनकम में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, 23 का बी।
24 डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम होता है जब आप अपने पर्सनल इनकम में से सारे के सारे डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्पोजेबल इनकम। 24 का ए। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन जीडीपी? ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होता है, इलीगल ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड नहीं होता है, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स ये भी इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन ये जो वेजेस पेड टू वर्कर्स ये आपका इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 25 का डी। 26 नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि NNPFC, ठीक है, इज कैलकुलेटेड एज, देखिए ये देखिए यहाँ पर जो NNP दिया हुआ है, ठीक है, वो MP पे दिया हुआ है। अगर आप NNP MP में से, ठीक है, उसमें क्या कर दोगे आप सब्सिडीज, ठीक है, सब्सिडीज अगर आप ऐड कर दोगे और उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे तो वो आपका NNPFC बन जाएगा, यानी कि आपका नेशनल इनकम बन जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपको देखिए जैसे ये इनडायरेक्ट टैक्स लिखा होता है ना IT, अगर आप चाहते हैं आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाए तो उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट टैक्स में से आपको सब्सिडी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 26 का आंसर हो जाएगा बी। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग? इन सब में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं किया जाता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक मार्केट ट्रांजेक्शन। सीधा सीधा दिख रहा था। ठीक है, 27 का बी। 28 द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे बेस्ट मेजर क्या है आपको इकोनॉमिक, मतलब सबसे बेस्ट मेजर क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का? वो आपका क्या है? जीडीपी। ठीक है, अब जीडीपी आपका क्या सीन होता है जीडीपी का? एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। जीडीपी रेफर्स टू द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स, मतलब जितने भी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड सर्विसेज हैं जो कि प्रोड्यूस किए जा रहे हैं इंडिया के बाउंड्री में, डोमेस्टिक बाउंड्री में, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब जितना सम टोटल ऑफ वैल्यू जो भी उसका मॉनेटरी वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 द इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ, इन्फ्लेशन किसका परचेजिंग पावर रिड्यूस कर देता है? सही आंसर हो जाएगा आपका रियल जीडीपी। ठीक है, 29 का ए, रियल जीडीपी। अब जीडीपी के कई सारे टाइप्स हैं, वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ जीडीपी देखिए, एक आपका रियल जीडीपी होता है, एक नॉमिनल जीडीपी होता है, जीडीपी पर कैपिटा होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट होता है, जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी होता है। एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इजी लैंग्वेज में हमने मेंशन कर दिया, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 द टर्म ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF ये क्या होता है? मतलब किस चीज़ को ये डिनोट करता है? ये आपका बताता है दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी का जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो क्या हो गया? वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये बताता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा 30 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 द HDI इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स ऑल द फॉलोइंग इंडिकेटर्स एक्सेप्ट, HDI में सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं एक चीज़ को छोड़ करके। अब वो चीज़ क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये आपका इंक्लूड होता है HDI में, पर कैपिटा इनकम भी इंक्लूड होता है आपका HDI में, एजुकेशन लेवल भी इंक्लूड होता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये क्यों इंक्लूड होगा? ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये इंक्लूड नहीं होगा। तो ऑड वन आउट से सही आंसर आपका क्या निकल के आ गया? सी, 31 का सी। 30 ठीक है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज जीडीपी? तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा सर्विसेज, 32 का सी। 33 विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स इंडियाज नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीज़ें याद करने वाली ज़्यादा हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ GDP एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट? आप जितना ज़्यादा डेवलपमेंट करोगे, आप देखो डेवलपमेंट अगर आप बढ़ा रहे हो तो आपका GDP भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर इन्वायरमेंट पे भी तो बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। डेवलपमेंट आप करते जाओगे लेकिन आपका इन्वायरमेंट सही नहीं रहेगा, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करोगे जो कि इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इट इग्नोर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, 34 का ए। 35 विच मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज बेस्ट फॉर एन इकोनॉमी डोमिनेटेड बाय
एग्रीकल्चर। अगर कोई ऐसा इकोनॉमी है जो कि डोमिनेट किया गया है, मतलब जिसमें एग्रीकल्चर ही ज़्यादा होता है, तो फिर वहाँ पर जो नेशनल इनकम का मेजर हम लोग मतलब रन करेंगे, जो मेथड हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, वो होगा आपका प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, तो 35 का सी। 36 द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, बहुत इजी है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, गवर्नमेंट का सबसे मेन रेवेन्यू क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि वो चार्ज करती है इंडियन सिटीजन से। द ग्रीन जीडीपी कंसेप्ट इज यूज्ड टू, ग्रीन जीडीपी कंसेप्ट क्यों यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू मेजर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस विद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, ग्रीन जीडीपी को यूज किया जाता है मेजर करने के लिए कि कितना इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। 37 का ए। 38 द इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इंक्लूड्स विच कंपोनेंट। ठीक है, इनकम मेथड के बारे में बात हो रही है, जो हम लोगों ने अभी ऊपर क्वेश्चन में बात किया था। तो फैक्टर पेमेंट्स ये आपके इंक्लूड जाएंगे किस में? आपके इनकम मेथड में। ठीक है, कौन कौन से? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, ये फैक्टर पेमेंट्स हैं। ठीक, 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39 इन इंडिया द बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन इज पीरियोडिकली रिवाइज्ड टू। क्यों रिवाइज किया जाता है? 39 का पूछा जा रहा है, 39 में पूछा जा रहा है कि बेस ईयर जीडीपी का क्यों हम लोग रिवाइज करते रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, एडजस्ट टू इन ऑर्डर टू एडजस्ट द इन्फ्लेशन, ये भी है सही आंसर। रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, जो भी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उन सबको रिफ्लेक्ट करने के लिए, ये भी सही है। इंप्रूव नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, ये भी इंक्लूड होगा। तो यानी कि सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 39 का डी। द नीति आयोग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको सारे क्वेश्चन, सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत एफर्ट लगते हैं ये सारे एमसीक्यूज रेडी करने में। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख के बताओ। ठीक है, द नीति आयोग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो नीति आयोग आपका किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इन ऑर्डर टू डेवलप पॉलिसी फ्रेमवर्क्स फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो भी होती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पॉलिसी फ्रेमवर्क को डेवलप करना होता है। ठीक है, 40 का सी। 41 व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का प्राइमरी गोल क्या है? टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि किसी भी मतलब नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है? टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 द NSSO फॉलोज विच सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, तो NSSO किस टेक्निक को फॉलो करता है? ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 42 का बी। 43 व्हाट डज NSSO सर्वे रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या चीज़ सर्वे करता है NSSO? ठीक है, सैलरीज वेजेस करता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन करता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स करता है। तो यानी कि आपकी तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएगी, यानी कि सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सैलरीज वेजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, लेबर फोर्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी देखने को मिलेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है वो भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, NSSO सर्वे में। क्वेश्चन नंबर 44 NSSO डेटा इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर। ये जो NSSO का डेटा है वो किस चीज़ के लिए मेनली यूज़ किया जाता है? इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले इसको इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। 44 का बी। 45 द हेड क्वार्टर ऑफ NSSO, ये भी आपका एक मतलब फैक्चुअल डेटा है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। न्यू दिल्ली इसका सही आंसर है। ठीक है, तो NSSO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, 46 व्हाट इज द बेस ईयर फॉर GDP कैलकुलेशन इन इंडिया एज ऑफ 2024। ठीक है, अब देखिए इसमें एक हैक है। इसमें हैक क्या है? पहले 2011-12 आपका ये बेस ईयर लिया जाता था, लेकिन अब कुछ और सीन है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अपडेट द बेस ईयर फॉर कंपाइलेशन ऑफ GDP फ्रॉम 2011-12 टू 2022-23। ठीक है,
पहले आपका 2011-12 को बेस ईयर लिया जाता था, लेकिन अब हम लोग 2022-23 को बेस ईयर लेते हैं। ठीक है, अब क्या सीन है आगे बढ़ लेते हैं। एन एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स यानी कि ACNAS कंप्राइजिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव इसमें मतलब थे? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, RBI, academia, researchers has been constituted as identification of new data source to advise on the methodology for compilation of national accounts statistics in the revised series. मेनली आपको यही ध्यान रखना है, अगर आपके ऑप्शन में 2011-12 दिया है तो 2011-12 आप सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपके ऑप्शन में 2022-23 दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। और इन केस अगर ये दोनों ही दिया हुआ, वैसे ऐसा होगा नहीं तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? तो आप 2022-23 को ही सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये आपका बेस ईयर है। क्वेश्चन नंबर 47, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया? कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है नेशनल इनकम इंडिया का मतलब जो भी एस्टिमेशन रहता है उसको पब्लिश करने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, चीज़ें आपको क्रैम करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 47 का B। 48, विच इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ GDP? लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है? प्राइवेट कंजम्पशन। ठीक है, इतने ज़्यादा लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट कंजम्पशन का जो एक्सपेंडिचर होता है सबसे ज़्यादा वही होता है। ठीक है, GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट यही करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 49, विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर मेजरिंग GDP इन डेवलपिंग इकोनॉमीज़? कौन सा बेस्ट मेथड है, मतलब कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है आपका डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए GDP को मेज़र करने के लिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई डेवलपिंग इकोनॉमी है तो वहाँ पर प्रोडक्शन मेथड आपका सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, GDP डिफ्लेटर किस चीज़ को मेजर करता है? तो ये आपका मेजर करता है आपके प्राइस लेवल में जो भी चीज़ें चेंजेस होते हैं। ठीक है, आपका प्राइस लेवल अभी मान लीजिए 10 है और फिर उसके बाद बढ़ के वो 20 हो रहा है या फिर कम होकर के 8 हो रहा है, तो ये कौन बताएगा? ये आपका GDP डिफ्लेटर बताएगा। ठीक है, एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द GDP डिफ्लेटर इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर यूज्ड टू मेजर द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। ठीक है, ये मान लीजिए एक आपका टूल है जिसके हेल्प से आप क्या करते हो? आप प्राइस लेवल को मेजर करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नॉमिनल GDP बाय द रियल GDP। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू 100 आप कर दीजिएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, मेजर्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय द रिजल्ट, मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाय 100। ठीक है, द GDP डिफ्लेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द नॉमिनल GDP टू रियल GDP। नाम मात्र जो GDP आपके पास है, जो आपके पास पेपर में है, ठीक है, नॉमिनल जो GDP है, अगर उससे आपको रियल GDP पे पहुंचना है तो वो आपकी कौन हेल्प करेगा? आपका ये डिफ्लेटर हेल्प करेगा। ठीक है, GDP डिफ्लेटर फॉर कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो ये था आपका GDP डिफ्लेटर। आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो के सारे MCQ समझ में आ गए हैं। कुछ अच्छा लगा है तो भी बताओ, कुछ अच्छा नहीं लगा है, कुछ समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करके बताओ। एंड हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आगे के MCQs आप मिस ना करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।